नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर संजीव भोई जी से। संजीव जी वर्तमान में एम्स दिल्ली में कार्यरत हैं और इस समय वे इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स को लेकर के काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, जिसके लिए कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अथोराइज भी किया है और बहुत सारी सजेशंस उनकी इस समय इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, उनको लेकर के देश में क्या सिनेरियो है और किस तरह की ज़रूरत इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से जुड़ी हुई है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके बारे में कि अभी आप वर्तमान में कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद। मैं आप सब दर्शकों को स्वागत करता हूँ इस बारे में। और मैं अभी एक प्रोफेसर इमरजेंसी मेडिसिन और डायरेक्टर WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इमरजेंसी ट्रॉमा साउथ ईस्ट एशियन रीजन के हिसाब से अभी कार्यरत हूँ। और जो आपने सवाल उठाया है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ है, क्या उसका ट्रीटमेंट आगे का क्या हाल है जी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये तो हमें पता है कि अगर आप देखेंगे, दो एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा कि जो हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट होते हैं, हर एक 4 मिनट में एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं हमारे देश में। जब हम बात कर रहे हैं भी 1 घंटे में करीब 17 जानें जा चुकी होंगी। और इसी तरह जो हमारे यंग पॉपुलेशन को ऑल्सो बाकी इमरजेंसी कंडीशंस गिरफ्त में लिया है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, स्नेक बाइट हो गया, मदर और चाइल्ड इमरजेंसीज हो गया, एक बिल्कुल इमरजेंसी बच्चों में इमरजेंसीज। ये सब चीज़ें से क्या होता है कि हमारे देश में लोगों की जानें में टाइम से पहले ही मौतें हो रही हैं। और ये जो है, ये हमारे जैसे देश और भी हैं, जैसे कि लो टू मिडिल इनकम कंट्री में ऑलमोस्ट ये जो जानें जा रही हैं, ये बचाया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जानें बचाई जा सकती हैं। और डॉक्टर साहब का कहना है कि 2 तरह का क्लासिफिकेशन है। इसमें एक इमरजेंसी होती है जो ट्रॉमा रिलेटेड है, जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से होती है। और सर, आप दूसरी कैटेगरी के बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं कि वो कौन सी कैटेगरी है और उसमें किस तरह की चीज़ों को आप देखते हैं। देखिए, जो और तरीके की जो इमरजेंसी है, जैसे मैंने कहा कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, मतलब लकवा गिर गया उनको, है ना। इससे भी स्नेक बाइट हो गया, सांप ने काटा। उसके बाद जैसे कि मदर और चाइल्ड में इमरजेंसी होती है, ब्लीडिंग मदर होती है। बाय द टाइम हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कई लोग दम तोड़ देते हैं ब्लीडिंग के वजह से। जी, तो ये जो बाकी इमरजेंसी, जैसे कि आपको किसी को दौरा पड़ गया जी, ये भी एक प्रकार का जानलेवा इमरजेंसी होती है। जो हमारे ICMR के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो अनुसंधान से ये पता लगा है कि जो टॉप 10 बीमारियां होती हैं जिससे जल्दी ही जान चली जाती है, इसमें हम एक पूरे देश में इसकी मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। और काफ़ी काम इसमें हो भी रहा है। एट द गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत काम इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि इसकी निवारण कैसे किया जाए, टाइमली ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। जी, तो सर, इसमें एक जो आम हमारे दर्शक हैं उनके दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा और वे जानना चाहेंगे कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, इमरजेंसी में आपके पास एम्बुलेंस तो पहुंच जाती है और एम्बुलेंस पहुंचने के पहले का जो सीन होता है जिसमें कि रोड एक्सीडेंट हो रहा होता है और लोग दर्शक बने हुए खड़े होते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इनफैक्ट वो वीडियो बना करके शेयर कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन के बारे में भी थोड़ा हम आम दर्शकों को एजुकेट करना चाहेंगे कि उन्हें इंस्टेंटली करना क्या चाहिए। फिर हम इमरजेंसी सर्विस में जब एम्बुलेंस आती है और उसके अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। जी, आपका सवाल बहुत ही मेरा अहम सवाल है। और ये हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी जनता मुख्य दर्शक होती हैं। एक ब्लीडिंग पेशेंट को रास्ते में गिरा होता है, उसको उसकी मदद करने के बजाय वीडियो निकालते रहते हैं। आपने सही बोला। बट इसमें ये भी है कि कई लोग डरते भी हैं कि अगर मान लीजिए हम उसको मदद करें, अस्पताल ले जाएं, तो उसमें उनको संभावना रहती है कि भी पुलिस हमें कोई परेशान तो ना करे या कोई उसे। लेकिन अगर आप देखेंगे, ये सब चीज़ों को निवारण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
गुड समैरिटन गाइडलाइंस बनाया। और गुड समैरिटन गाइडलाइन एक अच्छे नागरिक का गाइडलाइन बनाया। उसमें ये भी बताया गया कि आपको इसमें बताया कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो पुलिस आपका कोई डिटेल्स नहीं पूछेगी, कोई फ़ोन नंबर नहीं लेगी, और ये क्लियर कट उस गाइडलाइन में लिखा गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि अप्रिशिएशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ अप्रिशिएशन लेटर भी जारी करती है। जब मैं खुद इसमें भी इस गाइडलाइन में इन्वॉल्व था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जब ये लिया गया ये संज्ञान, और इसमें अभी ये इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी। जितने भी, अगर मैं खुद प्रोफेसर में इमरजेंसी का, जब भी कोई मरीज़ लेके आता है ऐसे ब्लीडिंग पेशेंट को, तो हम उसको शाबाशी देते हैं। उसके अंदर एक हम प्रॉपर हॉस्पिटल की तरफ से सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने अच्छे नागरिक का फ़र्ज निभाया, वो देते हैं। उसके साथ एक फ़ोटो भी खिंचाते हैं, शेयर करते हैं, उसके अच्छे एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं सोशल मीडिया में, ताकि और लोग उसको उत्साहित होके और मदद करें लोगों को। तो सर, एक तो पार्ट ये हो गया कि आपने गुड समैरिटन वाली बात कही, जिसमें कि एक व्यक्ति ने उस पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाने में हेल्प की। दूसरा पार्ट ये होता है कि मान लीजिए कोई इंजरी है, और इस तरह की इंजरी है जिसमें कि उसको हैंडल विद केयर वाली हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा एजुकेट करें हमारे दर्शकों को कि बाय द वे अगर वो कोई रोड एक्सीडेंट देखते हैं तो उसमें उनको किस तरह की सावधानियां पेशेंट को हैंडल करने में करनी चाहिए जब तक कि वो इमरजेंसी या एम्बुलेंस ना आ जाए। बहुत अच्छी बात है। तो एक तो पहली बात तो है कि जिसे हम पहले कहते हैं कि अगर मान लो बीच सड़क में कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो पहले तो उसे हम कहते हैं सीन सेफ्टी। पहले तो आपको उस मरीज़ को, है ना, बाकी कुछ मदद लेके उसको आप सेफ साइड में ले आइए। बीच रोड में अगर आप मरीज़ को मदद करेंगे तो किसी ने को आपको भी टक्कर लग सकती है, आप भी पड़े रहेंगे, कोई और उठाने वाला नहीं होगा। तो पहले तो आपको सेफ साइड में लीजिए। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो पेशेंट भी सेफ रहेगा और आप खुद सेफ रहेंगे। खुद की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मरीज़ को बचाने से पहले। तो एक तो वो मंत्र है। दूसरा जो ऐसी आप देखेंगे उसके बाद आप करिए कि आप देखिए कि जो पर्सन है वो चेत में है, अचेत है। तो आप उसको ऐसे थोड़ा सा उसको टैप करके छाती में पूछ सकते हैं कि भाई, अरे भाई कैसे हो। अगर वो जवाब नहीं दे रहा है, ब्लीडिंग आप देख रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन है, इमीडिएटली आप जो हमारा एम्बुलेंस सर्विसेज है ना, एक पर्टिकुलर नंबर है उस स्टेट में, जिस स्टेट में जो नंबर चलता है ना, तो इमीडिएटली आप उनको नंबर को फ़ोन घुमाइए, वो फ़ोन, और बताइए कि कौन सा कहाँ पे उसका लोकेशन बताइए, आपने क्या किया उसको बताइए, और ये बताइए कि आप उसको पूछिए कितनी देर में वो पहुँच रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा चीज़, अगर मैं देखा कि कहीं ब्लीडिंग हो रही है ना, और आपको पता है ऐसे एक्सीडेंट विक्टिम है, तो आप ब्लीडिंग को रोकने के लिए, है ना, या तो आप कोई ऐसे रस्सी है, या मान लीजिए उसका कपड़ा भी फटा हुआ, कपड़ा थोड़ा और फाड़ के उसको एक टूर्निके की तरह, एक रस्सी की तरह उससे बांध लीजिए जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है उससे ऊपर, ताकि ब्लड लॉस से इमीडिएटली जान ना चला जाए। तो इमीडिएटली वो आप कर सकते हो। और एक काम कभी भी कर सकते हो, अगर आपने देखा हड्डी टूटा हुआ है, तो आप कोई लकड़ी या गत्ता या लकड़ी आसपास अगर मान लीजिए पड़ा हुआ है रोड साइड में लकड़ी वगैरह, तो उसको जहाँ पे अगर फ्रैक्चर है दिख रहा है आपको, तो उसके नीचे आप लगा लीजिए, है ना, ताकि वो जो आपका पैर है या हाथ है स्टेबलाइज हो जाए, जैसे कि एक लॉक की तरह, और उसको बांध दीजिए वो लकड़ी को लिम के साथ। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो ब्लीडिंग फर्दर कम हो जाएगा, दूसरा जो दर्द रहती है वो कम हो जाएगा मरीज़ के लिए, और तीसरा आपका पैर आप उसको बचा के जब एम्बुलेंस आ जाएगी उसको हैंड ओवर करना है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा सीन सेफ्टी, कॉल फॉर एम्बुलेंस। इसमें जानना चाहूँगा कि आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें अगर गर्दन में चोट आती है, खासतौर से कहा जाता है कि अगर वो उसको हैंडल नहीं किया जाए प्रॉपरली तो आपको पैरालिसिस जैसी चीज़ हो सकती है। तो उस समय कैसे समझें कि गर्दन की चोट है और उसको कैसे हैंडल करें? देखिए, बेस्ट होता है कि बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा मुझसे, और ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपने ठीक से गर्दन हैंडल नहीं करा तो आप लेके चलिए कि कोई चोटग्रस्त व्यक्ति है, उसको सस्पिशन होना चाहिए कि गर्दन में हड्डी टूटी हुई है, तो आप ऐसे लेके चलिए। और आप ये कर सकते हो कि जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए
आपको बगल में दोनों साइड में एक आप ईंट दोनों साइड में लगा सकते हो, दोनों गर्दन के साइड में ऐसे ही एक एक ईंट लगा दीजिए ताकि गर्दन इधर उधर ना हिले सीधा, क्योंकि आप तो ट्रेन नहीं हो अभी तक। आइडियली तो ट्रेनिंग होना चाहिए ले पर्सन का भी, नॉन मेडिकल है उनकी भी हम ट्रेनिंग करते हैं, बट उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्स बनाया है जिसे कहते हैं कि बाइस्टैंडर केयर प्रोग्राम, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी चल रहा है कई जगह। उसमें ले पर्सन नॉन टेक्निकल नॉन डॉक्टर लोगों को सिखाते हैं ये सब बातें जो आपको मैंने अभी बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आप दोनों ईंट ऐसे लगा सकते हैं, तब गर्दन नहीं हिलेगा। अगर मरीज अगर होश में है तो आप कह सकते हो कि गर्दन सीधा रखे, और ये बाय द टाइम आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगा तो वो प्रॉपरली वो अपना वो ट्रेंड होते हैं तो वो करके ले जाएंगे मरीज को। तो सर अब हम लेमैन से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि अब मान लीजिए उस सिचुएशन को लेमैन ने हैंडल किया, नाउ कम्स अब पिक्चर में आती है एम्बुलेंस। आज की डेट में यूजुअली जो होता है एम्बुलेंस सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब जो आपका प्लेस ऑफ इंसिडेंस है वहाँ से आपको हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन इसमें कोई ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए जिस तरह से और भी डेवलप्ड कंट्रीज में देखा जाता है, ताकि जब तक पेशेंट को अस्पताल लेके जा रहे हैं जो भी इंजर्ड है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं और किस तरह की गाइडलाइंस बनने की आप उम्मीद कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो जैसे पहले सवाल से मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, तो सबसे मूल मंत्र है कि बाइस्टैंडर ने तो अपना काम किया, बुला लिया एम्बुलेंस। सबसे मूल मंत्र है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल को तो पहले भेजिए, नंबर 1 जो पैरामेडिक का काम होना चाहिए। नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ना कि बेस्ट हॉस्पिटल ले जाए। जैसे एम्स भोपाल है यहाँ पे, मान लीजिए एयरपोर्ट पे कुछ हुआ, हादसा हुआ, तो यहाँ तक लाते लाते मरीज मर जाएगा। तो नियरेस्ट हॉस्पिटल का मंत्र रखना चाहिए, पहला बात तो है। नंबर 2 जो ये है, आप सही कह रहे हैं कि उनका ट्रेंड पर्सन होना ज़रूरी है। विदेशों में जैसे कि एक स्ट्रक्चर्ड एक नंबर होता है ना, 911, हमारे यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में 108 है, 102 है, एक नंबर आपको पता होना चाहिए। तीसरी जो ट्रेनिंग में, ये जो पैरामेडिक ट्रेनिंग जो है कि हमारे देश में एक होता है बड़ा स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, अभी नहीं है। कई जगह 9 महीने गवर्नमेंट का कोर्स है, 9 महीने का प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा टेक्नीशियन का एक कोर्स है। दूसरा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल का है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जी। तीसरा जो है कि एक कोर्स है, जैसे पैरामेडिक कोर्स डेवलप किया गया है इस गैप्स को फिल करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी मेरी टीम को कि इसमें एक कोर्स बनाइए जिसे कहेंगे नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कोर्स फॉर पैरामेडिक जी। तो ये जो हमारा जो 2.5 दिन का कोर्स है, कैप्सूल कोर्स, हमने इसको बनाया और इसमें यही हमने तवज्जो दिया है जो हमारी कॉमन इमरजेंसीज हैं, एक्सीडेंट हैं, जैसे मान लीजिए दिल रुक गया तो CPR कैसे देना है, एडल्ट में कैसे देना है, बच्चों में क्या करना है, प्रेग्नेंट मदर में क्या करना है, ये सब बातें हम इनको सिखाते हैं कि कैसे आप लक्षण पहचाने, जैसे R का कॉन्सेप्ट रिकॉग्निशन, दूसरा रिससिटेशन, जैसे कि टाइमली रिससिटेशन कैसे करना है, और टाइमली रेफर कैसे करना है, राइट जगह को कैसे ले जाना है एज ए पैरामेडिक जी, और कैसे रेफरल तो है और कैसे बोल के जाना है। दूरदर्शन में क्या होता है कि एम्बुलेंस अस्पताल से पहुंचने से पहले वो फ़ोन कर देते हैं उस हॉस्पिटल में, उस इमरजेंसी में कि भाई हम ऐसे सीरियस ट्रॉमा पेशेंट ला रहे हैं या सीरियस हार्ट अटैक पेशेंट ला रहे हैं। तो उससे इस इंफॉर्मेशन से, इस छोटा सा इंफॉर्मेशन विच बहुत पावरफुल होता है कि हमारी टीम, इमरजेंसी की टीम तैयार रहेगी उस मरीज़ को रिसीव करने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर एक छोटे मोटे ग्रस्त चोट में आप फ़ोन करिए, जो सीरियस मरीज़ हैं जिसको पैरामेडिक इसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए कि वहाँ अस्पताल का टीम रेडी हो, ताकि उसकी जो प्लैटिनम पीरियड ऑफ गोल्डन आवर, जिसे हम गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट कहते हैं, प्लैटिनम मिनट्स कहते हैं, उसमें उसका इलाज हो जी। तो सर आपने जैसे कि एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट वर्ड का भी इस्तेमाल किया था, तो क्या ये सर्विसेज आपकी या आपका जो रिकमेंडेशंस हैं ये उन कंडीशंस में भी जाएगा जहाँ की नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं? अभी आप देख रहे हैं काफ़ी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बहुत सारी जगह आप देख रहे हैं बाढ़ आ रही हैं, तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स भी होते हैं कि वो भी, उसमें भी काफ़ी डेथ टोल देखी जाती है।
तो इसमें आप इसके बियॉन्ड भी जाएंगे या आपका रोल जो है सिर्फ इस तरह की इमरजेंसी सर्विसेज में ही रहेगा? आपका तो पहले बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है ना। अगर इफ़ यू परफॉर्म वेल, अगर आप अच्छी तरह पीस टाइम में कर पा रहे हो तो आप डिज़ास्टर में भी उसको कर पाओगे। आप पीस टाइम में ही नहीं कर पाएंगे, ट्रेन नहीं है, तो आप डिज़ास्टर में भी कुछ नहीं कर सकते। यह मंत्र को आगे ले जाने से, तो इसमें हमारा एक सेक्शन है जिसे हम थोड़ी सी मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट, डिज़ास्टर की बातें करते हैं, और इसमें थोड़ी सी हम उसको ट्रेनिंग, उस सिनेरियो को भी डिस्कस करते हैं। ट्रेयाज का डिस्कशन करते हैं कि फील्ड में अगर ऐसा हो गया, कैसे आप अप्रोप्रिएटली पेशेंट को सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन सा ज़्यादा सीरियस मरीज है तो कौन से अस्पताल में मरीज़ को ले जाऊं, कौन सा थोड़ा कम सीरियस है तो मिड लेवल में ले जाऊं, कौन सा कम ही सीरियस है तो मैं फील्ड में ट्रीटमेंट कर दूं। ये हम जो थोड़ा है इस पैरामेडिक कोर्स में भी है, NELS कोर्सेज फॉर डॉक्टर्स में भी है, NELS कोर्सेज फॉर नर्सेस में भी है। ये एंगल बिल्कुल है, क्योंकि ये इमरजेंसी से ही जुड़ा हुआ सवाल है। अभी मैं 10 इमरजेंसी में 50 मरीज देख रहा हूँ आज के दिन में, डिजास्टर के दिन में 500,000 देखूंगा। मेरा नॉर्मल रूटीन में मैं अच्छा कर पा रहा हूँ तो डिजास्टर सिचुएशन में भी अच्छा करूँगा, रूटीन में भी नहीं ठीक कर रहा हूँ तो क्या करूँगा। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग है इसमें। आपका सवाल भी बहुत अच्छा था, और इसमें बिल्कुल ये, और इसमें लिंक्ड इसीलिए है क्योंकि डिजास्टर रिस्पॉन्स पैरामेडिक ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स से ही होता है, डॉक्टर, नर्स एंड पैरामेडिक। और ज़्यादातर डिजास्टर में कौन जाता है? ये पैरामेडिक्स ही जाते हैं जी। डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा उधर, डॉक्टर नर्स न कम मिल देगा, ज़्यादा कौन मिलेगा? पैरामेडिक्स। इसीलिए उनका मेजर जो आपने होगा क्या कहते हैं रोल है, आपने देखा होगा कि ये जो NDRF के जो रेस्पॉन्स होते हैं, रेस्क्यू रेस्पॉन्स, और वो कोऑर्डिनेट करते हैं पैरामेडिक के साथ, 108 के साथ। तो ये पूरा जो गेम है ना, इन्हीं का स्ट्रक्चर्ड होता है उसमें डिजास्टर जी। तो सर चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई और ऐसी बात आप ऐड करना चाहें हमारे इंटरव्यू में, और जो हमारे दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो और उनको कहीं कुछ एजुकेशन मिलती हो। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, देखिए जैसे डॉक्टर का काडर हमारे पास है, और नेशनल मेडिकल काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो हम उसके अधीन हैं। वैसे नर्सिंग काडर, नर्सिंग काउंसिल चलाती है। पैरामेडिक का काडर अभी पैरामेडिक काउंसिल नहीं बनाया गया है, वो काम पे कार्यरत है, उसमें काम चल रहा है पूरे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट में, और हम भी उसके पार्ट हैं काउंसिल बनाने में। मेरे को लास्ट चलते चलते बात करने की ज़रूरत है, जैसे कि डॉक्टर एक प्राइड लेता है कि मैं डॉक्टर हूँ, नर्स मैं नर्स हूँ। पैरामेडिक ऑल्सो शुड टेक प्राइड, गर्व होना चाहिए कि मैं अच्छा पैरामेडिक हूँ। और इसमें जो है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जैसे 3 साल का प्रॉपर 3 to 4 years का कोर्स हो, है ना, उनकी भी काडर डेवलप हो, उनके भी टीचर्स अलग से बने, पैरामेडिक टीचर्स, क्योंकि वो नॉट ओनली ग्राउंड एम्बुलेंस चलाते हैं, है ना, विदेशों में तो फ्लाइट एम्बुलेंस चलाते हैं जी, बोट एम्बुलेंस चलाते हैं, है ना, हमारे ग्राउंड एम्बुलेंस, उनकी भी लेवल होती है, उनकी भी जो मीन्स बेसिक स्पेशलाइजेशन होता है, सुपर स्पेशलाइजेशन पैरामेडिक होता है, पैरामेडिक काउंसिल होता है। तो हमारे देश में भी ये बने, और मैं सब यंग जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये कैरियर पाथवे अब आने वाला है थोड़े दिनों में। तो आप गियर अप होइए, और इसमें सेपरेट कैडर बनाने की ज़रूरत है, और उसमें गवर्नमेंट में काफ़ी मुहिम चल रहा है इस समय। और तब देखिएगा कि सारा बिंदु जो इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर का कवर हो जाएगा। ट्रेन डॉक्टर, इमरजेंसी मेडिसिन पूरे देश में चल रहा है अभी, और उसको और पुश मिलेगा। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी हम उसकी बात कर रहे हैं, आज हमारे दोपहर को मीटिंग है उसके बारे में जी। और वैसे इमरजेंसी नर्स, आपको पता है कि नर्स प्रैक्टिशनर इमरजेंसी और ट्रॉमा नर्सिंग अप्रूव कर दिया गवर्नमेंट ने, नर्स प्रैक्टिशनर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा नर्सिंग, तो एक काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, ताकि स्पेशलिस्ट इमरजेंसी नर्स हो जी। और तीसरा जो है EMT, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, इसमें काम करने की और ज़रूरत है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर आपकी इन तमाम जानकारियों के लिए, और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपसे एक बार और मुलाकात हो, ताकि हम और जो बहुत सारे हमारे जो बिंदु दिमाग में आ रहे हैं उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर सकें। आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।